कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। एक बार दोबारा आज हम मिल रहे हैं और मैंने टॉपिक का नाम लिख दिया क्रेडिट पॉलिसी मैनेजमेंट। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये जो चैप्टर है क्रेडिट पॉलिसी मैनेजमेंट, ये एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है और सीए, सीएस और सीएम में तीनों एग्जामिनेशन के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे इस समय हम जो क्लासेस में डिस्कस कर रहे हैं वो सीएस प्रोफेशनल के लिए डिस्कस कर रहे हैं और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है क्रेडिट पॉलिसी मैनेजमेंट। क्रेडिट पॉलिसी मैनेजमेंट में मैंने लास्ट क्लास में आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट समझाने की कोशिश की थी और मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं किया, खाली मैं आपको बेसिक कंसेप्ट ही बताता रहा कि क्रेडिट पॉलिसी क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटर्स, what is the meaning of debtors management, how to calculate working capital, how this topic is important for calculating working capital and how working capital is important for overall funds। तो इन सभी बातों के लिए हमने पिछली क्लास में 1-1.5 घंटा लगाया और कुछ भी नया क्वेश्चन एक भी नहीं कराया, क्योंकि मेरा दोस्तों हमेशा एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि आप सबको जब लॉजिक समझ आ जाएंगे, जब कंसेप्ट समझ आ जाएंगे तो आप आगे अपने आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। इट इज नॉट कि मैं आपको आज एक फिश दे दूं खाने के लिए, मैं आपको चाहता हूं कि आपको फिश पकड़ना सिखाऊं कि फिश पकड़ते कैसे हैं। आई एम नॉट गिविंग यू फिश टू ईट, आई एम गिविंग यू टेक्निक हाउ टू कैच अ फिश। दोस्तों मैं एक बात ये जरूर कहूंगा कि पक्षियों को, परिंदों को तालीम नहीं दी जाती है उड़ानों की। सुनिएगा जरा ध्यान से, एकदम मेरे को एक बात याद आई है। परिंदों को नहीं दी जाती है तालीम उड़ानों की। वो खुद ही फासला तय कर लेते हैं आसमानों का। वो खुद ही फासला तय कर लेते हैं आसमानों का। इसी तरह से जिसको आसमां को छूने की है हिम्मत, वो गिरने से परवाह नहीं करते। कहने का मतलब है कि अगर आपके अंदर एक रुतबा है, एक जीतने का पागलपन है कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे इसी अटेम्प्ट में पास होना है, तो दोस्तों आप गिरने की कभी परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि जो आसमानों की मंजिलों को तय करते हैं वो छोटी मोटी घबराहट से, छोटी मोटी गिरावट से कभी भी अपना मन गिराते नहीं है और परवाह भी नहीं करते और सोचते भी नहीं है कि हम गिर जाएंगे। आइए इन्हीं बातों के साथ आज हम एक दोबारा से क्रेडिट पॉलिसी मैनेजमेंट को शुरू कर रहे हैं और मैं आज की क्लास में चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल पहले करा दूं। वैसे मेरे को बहुत कुछ बताना है इस चैप्टर में, लेकिन मैं पहले प्रैक्टिकल आपको समझाऊंगा। तो आप सभी आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 91 मैं यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ। पेज नंबर 91 हम यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन आज मैं शुरू कर रहा हूँ, श्री गणेश कर रहा हूँ। कहते हैं जी आज पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, बहुत ही बढ़िया बात है। आप किताब खोल लीजिए, कैलकुलेटर अपने सामने रख लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ, इन ऑर्डर टू इंक्रीज सेल्स, लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू इंक्रीज सेल्स फ्रॉम नॉर्मल लेवल ऑफ 24 lakhs। इसका मतलब नॉर्मल सेल्स जो है वो 24 लाख रुपए की है, 24 lakhs की है पर एनम। The marketing manager submits proposal for liberalizing the credit policy। अंडरलाइन कर दीजिए, liberalizing the credit policy। मार्केटिंग मैनेजर ने कहा कि नॉर्मल सेल्स हम 24 लाख की कर रहे हैं और नॉर्मल क्रेडिट पीरियड जो दे रहे हैं वो 30 डेज का दे रहे हैं। फिर नीचे लिखा हुआ प्रपोज इंक्रीज इन क्रेडिट पीरियड।
बियॉन्ड नॉर्मल 30 डेज। मार्केटिंग मैनेजर कह रहा है कि आप जो 30 डेज का उधार दे रहे हैं उसके ऊपर कितना इंक्रीज दिया जाए। तो पहला है 15 दिन, इसका मतलब 30 दिन प्लस 15 इज इक्वल टू 45 दिन का उधार देंगे। तो इसको हम कहते हैं जी क्रेडिट पीरियड, इसको हम कह रहे हैं क्रेडिट पीरियड। इसका मतलब नेक्स्ट राइट हैंड साइड में देखो तो लिखा हुआ रेलेवेंट इंक्रीज ओवर नॉर्मल सेल्स। ये बात तो हमने लास्ट क्लास में भी देखी थी कि अगर हम क्रेडिट पीरियड को बढ़ा दें, अगर हम क्रेडिट पीरियड को इंक्रीज कर दें तो ऑटोमेटिकली सेल्स भी इंक्रीज हो जाती है। तभी तो ये जितनी इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज हैं, ये जितनी मोबाइल कंपनीज हैं, ये क्या करती हैं, क्रेडिट पीरियड उधार में देना शुरू करती है, क्योंकि उनको मालूम है कि फिर लोग कस्टमर्स लेने आ जाएंगे। तो पहले 24 लाख की सेल हो रही थी, अब वो कह रहे हैं जी 24 लाख तो होगी प्लस 1,20,000 और भी होगी, तो टोटल सेल्स होगी जी 25,20,000 रुपए की। 25,20,000 रुपए की 45 डेज का क्रेडिट है और 25,20,000 रुपए की सेल होगी। नेक्स्ट 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 60 डेज। 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 60 डेज। नेक्स्ट है कि 30 दिन का उधार बढ़ा देते हैं, तो 30 तो दे ही रहे, प्लस 30 60 दिन, तो हमारी सेल्स जो होंगी वो बढ़ जाएंगी जी 25,80,000, 25,80,000। इसी तरह से 30 प्लस 45 75 डेज और 26,10,000 की सेल्स हो जाएंगी। और फिर 30 प्लस 60 इज इक्वल टू 90 डेज और उसके बाद अगर हम देखें तो ये आ जाएगा 26,40,000। ये आपको एक मार्केटिंग मैनेजर ने प्रपोजल दिया। नीचे लिखा हुआ है पीवी रेशो 25%, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो 25%। इस पर देख लेते हैं क्या करेंगे। कंपनी एक्सपेक्ट्स अ रिटर्न ऑफ 20% ऑन इन्वेस्टमेंट। कंपनी ये सोच रही है कि जब भी वो कहीं पे भी पैसे इन्वेस्ट करती है तो उसको 20% का रिटर्न मिल जाता है, 20% का रिटर्न मिलता है। मैं बताऊंगा क्या करेंगे इन सबका। इवेल्युएट द अबव 4 प्रपोजल्स एंड एडवाइज द मैनेजमेंट। आपको इन चारों प्रपोजल्स को इवेल्युएट करना है और ये एडवाइस करना है कि इन चारों में से बेस्ट कौन सा है। ठीक है, इसका मतलब आप ये समझ लीजिए, आपकी स्टडी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ और बहुत जगह और भी है। कहने का मतलब ये है कि आपको अलग अलग प्रपोजल्स दिए जाएंगे कि 30 डेज का क्रेडिट दें, 40 डेज का दें, 50 का दें, 1 मंथ का दें, 3 मंथ्स का दें, 4 मंथ्स का दें। आपको उन सभी प्रपोजल्स में से बेस्ट प्रपोजल निकालना है दोस्तों। उसी का तो नाम है क्रेडिट पॉलिसी मैनेजमेंट। तो आइए मैं सबसे पहले आपको इन क्वेश्चंस में क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं वो एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूं। आप 1 मिनट के लिए पहले उसको लिख लें, बाकी का काम मेरा दोस्तों, बाकी का काम मेरा है। मैं समझाऊंगा कि इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। 1 मिनट के लिए आप पहले एक बार लिख लें, फिर मैं आगे चलेंगे दोस्तों। 1 मिनट में लिख, मैं आपके सामने वो लेकर आ रहा हूं। कंसेप्ट नंबर आपने लास्ट क्लास में मुझे लगता है कंसेप्ट नंबर 3 तक लिख लिया था। अब आप 1 मिनट के लिए पहले कंसेप्ट नंबर 4 लिख ले। वैसे मैंने ये कंसेप्ट पिछली क्लास में समझा भी दिया था, लेकिन इसके ऊपर थ्योरी का क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं, इसलिए मैंने उसका कंसेप्ट ही अलग बना दिया। तो एक बार कंसेप्ट नंबर 4 लिख लें। वैसे टोटल कंसेप्ट हम 16 करने वाले हैं। 16 कंसेप्ट डिस्कस करेंगे क्रेडिट पॉलिसी के मैनेजमेंट को समझने के लिए। इसका मतलब समझ लीजिए, जब आप 16 कंसेप्ट कर लेंगे तो इस चैप्टर को पूरा हम जकड़ देंगे 16 कंसेप्ट से, और इस दुनिया का कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आ पाएगा। आप ईमानदारी से कंसेप्ट नंबर 4 लिखें। फाइव एक्सिस में मैंने 2 वेरिएबल्स लिए हैं, एक प्रॉफिटेबिलिटी और दूसरा लिक्विडिटी। और एक्स एक्सिस में मैंने क्रेडिट पॉलिसी का पीरियड लिया है, जैसा आपको उस दिन समझाया था। प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी। एक्स एक्सिस में क्रेडिट पीरियड लिया है
डायग्राम जरूर बनाएंगे, आप सभी प्रिपेयर करेंगे, भले आपने लास्ट क्लास में भी प्रिपेयर किया, मेरी इच्छा है कि आप एक बार अभी दोबारा से बनाएं, प्लीज बनाएं। तो फॉलोइंग कंसेप्ट 4 के बाद आप आ जाइए कंसेप्ट नंबर 5, बेनिफिट्स एंड कॉस्ट इन्वॉल्व विद क्रेडिट। वैसे आपने ये बेनिफिट्स और कॉस्ट लिख ली थी, क्योंकि ये पेपर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसका कंसेप्ट नंबर 5 प्रिपेयर कर दिया और 5 का नाम भी यही रख दिया, क्या, बेनिफिट्स एंड कॉस्ट रिलेटेड विद क्रेडिट पॉलिसी। लिखिए, इंक्रीमेंटल गेन्स एंड इंक्रीमेंटल कॉस्ट। आप जब किसी को ज्यादा क्रेडिट देते हैं, जो क्रेडिट पॉलिसी जब आप चेंज करते हैं, तो या तो कुछ खर्चे होंगे या कुछ इनकम होगी। अब आप उन खर्चों को और इनकम को कंपेयर करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में रखा मैंने इंक्रीमेंटल गेन्स और राइट हैंड साइड में रखा मैंने इंक्रीमेंटल कॉस्ट। अब आप इंक्रीमेंटल गेन्स देख लें, गेन तो एक ही होगा कि सेल बढ़ेगी, गेन तो एक ही होगा दोस्तों, सेल बढ़ेगी, और हम उसको कहते हैं कंट्रीब्यूशन ऑन इंक्रीज सेल्स। जब इंक्रीज सेल्स होगी तो हमारी कंट्रीब्यूशन बढ़ेगी, ठीक है जी। कॉस्ट लिख लें, पहली कॉस्ट है इंक्रीज इन बैड डेट्स। जब आप किसी को उधार देंगे, तो जैसा मैंने पिछली क्लास में मूवीज की क्लिपिंग दिखाई थी, हम दिल दे चुके सनम, बैड डेट्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे, दोबारा उसको इंटीमेशन देना पड़ेगा, इंक्रीज इन कलेक्शन कॉस्ट। सेकंड है इंक्रीज इन कलेक्शन कॉस्ट, पहला है इंक्रीज इन बैड डेट्स, सेकंड है इंक्रीज इन कलेक्शन कॉस्ट, थर्ड है इंक्रीज इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंक्रीज इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्योंकि जब आप उधार ज्यादा देंगे तो आपके फंड्स ज्यादा ब्लॉक होंगे, और जब आपके फंड्स ज्यादा ब्लॉक होंगे तो अल्टीमेटली आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ेगी। इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट, फैक्टरिंग कॉस्ट हमने लिखा था, उस चित्र में लिखा था फ्लो चार्ट में, क्रेडिट रेटिंग, एजेंसी कॉस्ट। फिर हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंटल गेन्स को और इंक्रीमेंटल कॉस्ट को कंपेयर करेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। चलिए जी, कंसेप्ट नंबर 5 के बाद 6 लिखें, क्योंकि इसके बाद ही हम पहला क्वेश्चन कर पाएंगे। तो कंसेप्ट नंबर 6, कंसेप्ट नंबर 6 देखिए दोस्तों, सबसे पहला मैं आपको रिपीट कर दूं, आप बड़ी सारी क्लासेस यूट्यूब में देख सकते हैं, लेकिन जिस तरह से मैंने प्रेजेंटेशंस दी हैं, मैंने कोई क्लास नहीं देखी जिसकी ऐसी प्रेजेंटेशन हो। कंसेप्ट नंबर 6 लिखें, ऑप्टिमम क्रेडिट पीरियड। कभी भी आज के बाद कोई भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करें और अगर उसमें ऑप्टिमम क्रेडिट पीरियड निकालना हो, तो आपको कुछ 3 स्टेप फॉलो करने, लिखिए। स्टेप नंबर 1, प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स। पहला स्टेप है कि आपको ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स बनाने पड़ेंगे, ये स्टेप नंबर 1 ही है। मान लेते हैं जैसे पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा कि आप 30 दिन का उधार दे रहे हैं, तो फिर उसके बाद वो कह रहे हैं जी 45 डेज का भी हम कर रहे हैं, 60 का कर रहे हैं, तो उसी तरह से प्रपोजल्स होने शुरू हो जाएंगे। स्टेप नंबर 1 अगर आपने लिख लिया हो तो हमारे हैं जी स्टेप नंबर 2 में, प्रिपेयर प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, प्रिपेयर प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स। आप सभी प्रपोजल्स की प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, अभी मैं बताऊंगा कैसे करेंगे। कीपिंग इन माइंड सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, सेल्स लिखेंगे, वेरिएबल कॉस्ट लिखेंगे, फिक्स कॉस्ट लिखेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिखेंगे, वगैरह वगैरह, ये सभी चीजें लिखेंगे। स्टेप नंबर 3, अब मैंने ये फॉर्मेट दे दी है, वैसे अभी आप पहले स्टेप नंबर 3 लिख लें, उसके बाद हम इंक्रीमेंटल प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे, और इंक्रीमेंटल प्रॉफिट और लॉस एग्जिस्टिंग पोजीशन को देखकर निकालेंगे। तो एंड आफ्टर दैट वी विल गिव रिकमेंडेशन, और इसके बाद हम रिकमेंडेशन देंगे। फॉलोइंग इज द फॉर्मेट ऑफ ऑल द स्टेप्स,
फॉर्मेट लिख लें दोस्तों। स्टेप नंबर 1 का फॉर्मेट, जैसे मतलब प्रपोजल्स लिखने हैं तो उसका फॉर्मेट। स्टेटस को, जैसे हम 30 इनका उधार दे रहे हैं एग्जिस्टिंग में, तो एग्जिस्टिंग को स्टेटस को बोलते हैं। प्रपोजल 1 हम देना चाहते हैं 45 का, हम बढ़ाना चाहते हैं 60 का। प्रपोजल 2 हम 90 का भी करना चाहते हैं, तो प्रपोजल 3। तो इसी तरह से 4 प्रपोजल्स हैं आपके सामने। स्टेप नंबर 2, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स। सभी प्रपोजल्स की प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाएंगे। और वो कैसे बनाएंगे, अभी मैंने फॉर्मेट बना दिया है, वैसे स्टेप 2 में लिखवाया था आपको, बनाइए। बड़ी मेहनत की है दोस्तों इन स्लाइड्स को बनाने के लिए। टोटल सेल्स लिखेंगे सभी प्रपोजल्स की। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में आपको मालूम है कि सेल्स में से हम कॉस्ट लेस करते हैं। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बैड डेट्स, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, फैक्टरिंग कॉस्ट, क्रेडिट कॉस्ट लिखेंगे। प्लीज लिखिए। सेल्स में से जब मैं सारी कॉस्ट लेस कर दूंगा तो लास्ट में मैंने लिखा प्रॉफिट। एक बच्चा कह रहा है ये ट्रायंगल क्या बनाए हैं, उसके कान पर थप्पड़ मारूंगा। मैं कह रहा हूं ये मैंने ट्रायंगल नहीं बनाया, यहाँ पे कोई अमाउंट आएगा। ट्रायंगल नहीं बनाने पेपर के अंदर, हद कर दिया आपने। नहीं समझ आया, नहीं समझ आया, समझाऊं क्या, समझाऊं क्या। मैंने कहा इसमें फिगर्स आएंगे मेरे बेटे, प्रॉफिट निकाल लीजिए बेटे। स्टेटस का प्रॉफिट, प्रपोजल 1 का प्रॉफिट, प्रपोजल 2 का, 3 का, सभी प्रपोजल्स का प्रॉफिट निकाल लीजिए। और फिर आपने एग्जिस्टिंग वाले प्रपोजल से सभी प्रपोजल्स को कंपेयर करना है, एग्जिस्टिंग पोजीशन को। तो लास्ट में नीचे लिखना है इंक्रीमेंटल बेनिफिट, इंक्रीमेंटल बेनिफिट, इंक्रीमेंटल बेनिफिट। ठीक है, अभी बताएंगे बेटा। Step 3 recommendation. Step 3 recommendation. The management may be advised to accept the proposal. The management may be advised to accept the proposal having highest incremental benefit. जहां पर सबसे ज्यादा incremental benefit होगा हम वही accept करेंगे। लिख लीजिए। अब मैं चाहता हूं कि कंसेप्ट नंबर 7 एक बार आप लिख लें, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम यूज करने वाले हैं इन सभी क्वेश्चंस में। तो मैंने वो सारी बातें एक ही कंसेप्ट में बना दी हैं। वैसे इसको भले हम फर्स्ट क्वेश्चन में सारी ये वाली बातें ना भी यूज हो, कोई बात नहीं, लेकिन दोस्तों मुझे मालूम है कि जब आप पेपर देने जाते हैं उस समय आपके पास समय कम होता है, तो मैंने वो सारी बातें एक ही कंसेप्ट में लिख दी, जिससे कि आप एक बार कंसेप्ट 7 खोलेंगे आपके माइंड में वो क्लियर हो जाएगा। तो लिखेंगे, लास्ट कंसेप्ट लिखेंगे, फिर हम शुरू करेंगे। टोटल कंसेप्ट 16 है, आप कंसेप्ट नंबर 7 लिख रहे हैं। अभी तक मैं लॉजिक्स ही बता रहा हूँ, बेसिक कंसेप्ट ही बता रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन कंसेप्ट 7 के बाद शुरू करूंगा। पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल इवैल्यूएटिंग क्रेडिट पॉलिसी। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आता है, मटेरियल की कॉस्ट आती है, वेजेस आते हैं, वगैरह वगैरह, आपको पता ही है। बी पॉइंट लिखें, ये बात आपने एग्जीक्यूटिव में पढ़ी हुई है, बीकॉम में पढ़ी हुई है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स में से जब हम वेरिएबल कॉस्ट लेस कर देते हैं तो कंट्रीब्यूशन आती है, कंट्रीब्यूशन आती है। वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशो, हम वेरिएबल कॉस्ट को सेल्स रेशो में रिलेट कर सकते हैं और एक रेशो बन सकती है। तो सी पॉइंट लिखिए। ये सब आपने पहले बीकॉम में किया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100, ऐसा किया हुआ है आपने, बनाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं चेक कर रहा था कि सब ठीक है ना। चलिए, वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स इज आल्सो नेम्ड एज वेरिएबल कॉस्ट रेशो। तो सी पॉइंट लिख लिया, तो डी पॉइंट में आ जाइए। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशो is also named as profit volume ratio.
हम उसको कहते हैं जी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो आपने पहले किया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी आपको फॉर्मूला बता रहा हूं। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। वैसे अगर आपको वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दी हो तो आप पीवी रेशियो निकाल सकते हैं, और पीवी रेशियो दी हो तो वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं। मैंने नीचे एक एग्जांपल लिखा है, आप प्लीज एग्जांपल लिखें और अपने कैलकुलेटर से आप पीवी रेशियो मुझे निकाल के दिखाएं प्लीज। मैंने लिखा जी सेलिंग प्राइस 10 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपए, तो कंट्रीब्यूशन तो 4 रुपए ही होगी, और आपको इसमें पीवी रेशियो निकालनी है। अगर पीवी रेशियो निकालनी है, इफ सेल्स इन यूनिट्स आर 50,000 एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज 1,20,000। मैंने ऐसे ही एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया, तो आइए मैंने यहाँ पर लिखा सेल्स पर यूनिट हम कैसे लिखेंगे, 10 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपए, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट 4 रुपए। तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ यूनिट 50 आ रहे हैं, तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी होगी, 2 लाख। 2 लाख में से फिक्स कॉस्ट लेस कर दें 1,20,000, तो बैलेंसिंग में क्या बचेगी, 80,000 प्रॉफिट। अब अगर आपको पीवी रेशियो निकालनी है तो ये पर यूनिट से भी निकल सकती है और टोटल कंट्रीब्यूशन से भी निकल सकती है। तो ठीक है जी, पीवी रेशियो लिखिए, पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंटू 100, 4/10 इंटू 100, 40%। अगर आप इसको टोटल पे करेंगे तो तब भी सेम ही आएगा, 2 लाख अपॉन टोटल सेल्स 5 लाख, तब भी 40% ही आ रहा है। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो लिखिए। दोस्तों ये सभी कंसेप्ट आपको एक ही क्वेश्चन में यूज नहीं करना है, ये बातें ऐसी हैं जो छोटी छोटी कहीं ना कहीं कभी ना कभी यूज होंगी, हम उनको एक ही जगह लिख रहे हैं, बस यही कारण है, और कोई बात नहीं है दोस्तों। लिखिए, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो का फॉर्मूला आपको मालूम ही है, वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। अब आपको अगर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दी हो तो आप पीवी रेशियो निकाल सकते हैं, और पीवी रेशियो दिया हो तो आप वेरिएबल कॉस्ट रेशियो निकाल सकते हैं। ये बात भी मालूम ही है आपको, तो नोट लिख लिया क्या, आगे लिखिए। यहाँ पे लास्ट में थोड़ा सा चेंज है, ये गलती लिखी हुई है, चलिए मैं ठीक कर रहा हूँ, आप करिए। इसका मतलब अगर पीवी रेशियो दिया हो 40% तो वेरिएबल कॉस्ट